हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएम वेव्स के बारे में। ठीक है, ईएम वेव्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर ये तो बहुत छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, क्या पढ़ा रहे हो? सब इंपॉर्टेंट भी हैं बाबू। सबसे इन सारे से +4 मार्क्स, हर एक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिखने में लगते हैं छोटे हैं, क्या ही करें, इन सब से आता है कि क्वेश्चन हर साल आता है ना। ग्रेविटेशन से भी आएगा, इससे भी आएगा। ग्रेविटेशन लगेगा टफ, ईएम वेव्स वगैरह आप कर ले जाओगे। ठीक है, छोटे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह याद करनी पड़ेंगी, तो पहले बता दे रहा हूं ताकि आप कॉपी में लिख के प्रॉपर्टीज को याद कर लें। क्लियर है? मेरी बात समझ में आती है? चलिए भाई, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, भी बात करेंगे। अच्छा, पहले बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में जो मैं कहने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ 7 o'clock पे। ठीक है, अकेडमी में फ्री करवाता हूँ, उस ऐप पे सही रहता है। ठीक है, पुल वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा टेस्ट के फॉर्म में भी ले लेता हूँ आपका। 7 बजे रहता है मेरा, और मैं एक और क्लास ले रहा हूँ काफी वियर्ड टाइम पे, 12 midnight। यस, दैट इज द ओनली टाइम विच आई हैव। वो भी तुम लोग के ऊपर निछावर करना चाहता हूँ। रात के 12 बजे हम क्वेश्चंस फिजिक्स से करेंगे। कौन से कर रहे होंगे? देख, हम लोग कर रहे होंगे फिजिक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। देखो 20 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आने ही आने हैं। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, और एक दो एम्स के। मतलब पॉइंट ऑफ द वीडियो इज उसका ये रहेगा कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, या एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, या फिर एम्स के जो पहले कभी आए हुए हैं, जो एक दो थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं जिसके चांसेस हैं नीट की रिपीट होने में, वो सारे मैं करवा रहा हूँ। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी बैठ के पूरा करने की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने की। तो काफी ज्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन करीब आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे पूरे। तो भाई 30 क्वेश्चन तो मतलब कहीं नहीं गए। ठीक है, ओके। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी 150 प्लस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं 150 प्लस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग 110 या 100 प्लस, आई एम टीचिंग 150 प्लस। स्टार्ट करें ये वेस्ट। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आयुष है, ज्वाइन कर लेना। नीचे रक्षिता का भी ज्वाइन कर लेना। रक्षिता सिंह है, रक्षिता का टेलीग्राम चैनल, और मेरा स्टडी विद आयुष है। क्लियर है? ओके, ज्यादा बहुत डिटेल में मत घुसना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बिल्कुल हर एक चीज, बिल्कुल साइंटिस्ट बन गए ऐसा नहीं करना आपको। तो ईएम वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारी लाइट, सिंपल। जब भी ईएम वेव्स का कुछ सोचना हो, ईएम वेव्स के बारे में कुछ भी सोचना हो, हालांकि प्रॉपर्टीज के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, सारे एग्जांपल्स लेंगे ही, बट अभी एग्जांपल ले रहा हूं। पहला, ईएम वेव्स क्या है? लाइट। सिंपल, जो 3 लाइट्स दिख रही है मुझे अभी यहाँ पे, सिंपल लाइट जो आप देखते हो, इट कैन बी सिंपल एज सनलाइट। सनलाइट भी ईएम वेव्स ही है। ठीक है, वो एक ही बात है। कोई भी मान लो, सनलाइट मान लो, ये बल्ब की लाइट मान लो, ये एक ईएम वेव है। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि ईएम वेव्स बनी किससे होती है। तो हमने क्या किया, ये लाइट जा रही थी, मतलब कोई लाइट की रे जा रही थी, उसको पकड़ा, फिर उसको माइक्रोस्कोप से जूम किया, और देखा ये चीज। जूम करके पता चला ये लाइट कुछ ऐसे दिखती है। लाइट की वेव जा रही थी, उसको ऐसे जूम करते गए, और पता चला ये ऐसे कुछ है। तो हो क्या रहा था, जो आपकी ईएम वेव थी, ईएम वेव बेसिकली क्या समझ में आ रहा था, ईएम वेव को जब जूम करके देखा गया, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन थी। देखो ध्यान समझते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, पहले बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना। क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये जो वेव है, मान लो वेव आगे जा रही है। ठीक है, वेव की डायरेक्शन ये है, जो एरो बना हुआ है। तो हमने देखा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो ऊपर है। ये जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही होगी, ये कुछ नहीं है, कहीं भी हो सकती है, अभी बात करेंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है भाई? जहां लाइट जा रही है, ऑब्वियसली सनलाइट इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगी। ऐसे जा रही है, साइन वेव की तरह। तो उसने ये देखा कि बेसिकली जो लाइट है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, बट ये आपस में परपेंडिकुलर है दोस्त। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लेटी हो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी हो सकती है, कोई दिक्कत बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट पॉइंट क्या है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये दोनों क्या वेव्स हैं, ये आगे ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, एक ऐसे आगे जा रही है, और एक ऐसे। समझ लो मेरी बात? दिख पा रहा हो? कैमरा में दिख रहा हूं? एक ऐसे जा रही है, और एक ऐसे जा रही है।
ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। और दोनों दोनों बिल्कुल जैसे लाइक कैसे कोई भगवान की शक्तियां हो, है ना, एक ऐसे ऐसे शक्ति जा रही, ऐसे ऐसे शक्ति जा रही है और आगे ट्रैवल कर रही है। तो ये आपको समझ लेना है, ये आपको समझना है। बस बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अब कुछ प्रॉपर्टी यहीं से समझ लो, कुछ प्रॉपर्टी यहीं से समझ लो, मेरी बात ध्यान से देखो। पहला, क्या ये परपेंडिकुलर है? यस। कैसे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन से तो बनी है, बट सबसे पहला पॉइंट जिसपे क्वेश्चन आ सकता है वो है परपेंडिकुलर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेव है, ये जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है और जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है, परपेंडिकुलर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, आपने एक चीज नोटिस करी, तो जूम कर लेता हूं, देखो जरा, इसको मैं पहले यहां कर लूं, ठीक है। देखिए आपने देखा, नोटिस किया होगा इस पॉइंट पे, अगर तुम दूसरे पेन से दिखा देते हैं, ये पॉइंट देखो, कुछ नया कलर देते हैं। बेसिकली बताना क्या चाहता हूं, देखो दोनों के मैक्सिमा एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसका पीक और इसका पीक एक ही वैल्यू पे आ रहा है। देख पा रहे हो? जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और जब ये होके जीरो आ गई इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये भी जीरो पे आ गई, तो ये भी जीरो पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? अगर एक मैक्सिमम तो दूसरी मैक्सिमम, अगर एक मिनिमम तो दूसरी मिनिमम, वैसे एक जीरो तो दूसरा भी जीरो। मतलब ये दोनों वेव्स इन फेज है। इन फेज का मतलब होता है कि भाई जहां जैसे तुम बिहेवियर कर रहे हो वैसा बिहेवियर मेरा सेम है, ठीक है। ये वेव्स में पढ़ते हैं। इन फेज का मतलब क्या होता है कि मतलब जो आपकी टेंडेंसी, जब आप मैक्सिमम होते हो तो हम मैक्सिमम होते हैं, जब आप जीरो होते हो तो हम जीरो होते हैं, जब आप माइनस में होते हो तो हम माइनस में होते हैं। ये होता है इन फेज, है ना, इन फेज, ठीक है। इट्स बेसिकली इट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बस लेटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल वही तो बिहेवियर है इसका। क्लियर है? मेरी बात समझ में आती है? तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये इन फेज का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, और सिमिलर बिहेवियर ऐसा, ठीक है। क्लियर है? वही फिगर फिर से देख सकते हो, और क्लैरिटी के लिए 90 डिग्री पे है, 90 डिग्रीज पे है, ठीक है। और प्रोपोगेशन ऐसा हो रहा है, प्रोपोगेशन मतलब दिस इज प्रोपोगेशन, जहां लाइट जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है तो प्रोपोगेशन है। और मतलब आपने एक चीज और नोटिस करी, और नोटिस करो। तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट में उड़ क्यों जा रहा है बार बार, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, प्रोपोगेशन देखो, मान लो आ रहा है एक्स एक्सिस में, ये तो याद ही करना, सबको याद भी होता है। प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है। डोंट यू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, जे कैप में, वाई एक्सिस मतलब जे कैप होता है ना, वाई एक्सिस मतलब जे कैप होता है, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप होता है। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड एक्सिस में। इतना तो पता ही है भैया, एक्स वाई जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है आपस में, है ना, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, है कि नहीं? एक्स वाई जेड एक्सिस, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होती है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। कोई पूछे प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या, 90 डिग्री। कोई पूछे प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या एंगल है, 90 डिग्री। क्लियर है? परपेंडिकुलर है सब, क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लैम्डा वैम्डा भी देख लें, पता भी होगा, ठीक है, लेकिन बता देता हूं। ओके, ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही चीज होगी, और क्लियर हो गया, 3D लुक आ गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं लैम्डा की। व्हाट इज लैम्डा? देखो यार, कोई भी वेव बनती है, गंदी बन गई, है ना। लैम्डा क्या होता है बाबू? डिस्टेंस बिटवीन, देखो लैम्डा क्या होता है, आप ऐसे करो, लैम्डा होता है दो पहाड़ की लेंथ। आप ऐसे समझ लो, पहला आसान भाषा में ये बता रहा हूं, उसके बाद और बताऊंगा और डेफिनेशन बताऊंगा। आप आसान भाषा में समझो, लैम्डा क्या है भैया? ये दो पहाड़ की लेंथ, ठीक है। ये लैम्डा बाय 2 है, एक पहाड़ की लेंथ लैम्डा बाय 2 होती है। ऐसे दो पहाड़ों की लेंथ ले लोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? ये होती है दो पहाड़ की लेंथ होती है लैम्डा। अगर कोई आसान भाषा में पूछना चाहे कि ये लैम्डा, आप अपने को समझाना चाहो तो ठीक है, दो पहाड़ की लेंथ होगी लैम्डा। अब डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन से लोग और तरीके से समझाते हैं, लेकिन तुम समझ तो गए होगे, ये दो पहाड़ की लेंथ होती है लैम्डा, या समझ गए?
ठीक है। अब लैम्डा को डिफाइन ऐसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ, सर ये क्या, समझ ही नहीं आया। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, जो पीक होती है। अब टॉप मोस्ट पीक को बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, सब क्रेस्ट है। और बॉटम मोस्ट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। टॉप सॉरी बॉटम मोस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्लियर है, क्लियर है, क्रेस्ट एंड ट्रफ समझ में आता है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लैम्डा। देखो कहीं ना कहीं बात वही है यार, थोड़ा समझो बात को, कहीं ना कहीं बात वही पड़ रही है, सेम टू कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वही बात पड़ रही है। देखो जरा ध्यान से देखो जरा, या ये लेंथ दो पहाड़ों की लेंथ है। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको खिसका दूं राइट में, अगर मैं यहां से लाइन स्टार्ट करूं तो देखो यहां में खत्म नहीं होगी लाइन। थोड़ा सा अगर इसको आगे शिफ्ट कर दूं तो ये तो आगे शिफ्ट हो जाएगी, बात तो वही हुई। इसको ऐसे बता देते हैं, लैम्डा को डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट भी बोल देते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ भी बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं। और आगे बढ़ा दो, इसी सेम लेंथ को यहां से स्टार्ट कर दो तो यहां पे खत्म होगी। बस ये पता होना चाहिए ताकि पता चल जाए आपको, ठीक है। लेंथ सेम ही है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ बोल दो अंग्रेजों की भाषा में। देसी भाषा में क्या बोलेंगे भैया, दो पहाड़ों की लेंथ, दो ऐसे पहाड़ों की लेंथ। पहाड़ मतलब हिल्स, क्लियर। तभी देखो इनने लैम्डा क्या दे रखा है, ऐसे ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दिस इज लैम्डा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, ऐसे ही बता सकते हैं। करिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दे आर इन फेज और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सी लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें, हाँ सी लग रहा है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पहले आप मेरी एक दोस्त के बारे में सुनिए नाम। मेरा एक दोस्त है गक्सू विम्र। मेरे दोस्त का नाम क्या है, गक्सू विम्र। गक्सू विम्र इज द नेम ऑफ माई दोस्त, इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड। ये गक्सू विम्र जो है ये बहुत हेल्प करता है मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। गक्सू विम्र, व्हाट डू यू मीन बाय गक्सू विम्र। जी फॉर गामा, G for gamma, X for X-rays, U for UV, U for UV, V for visible, I for infrared, M for microwave और R for radio wave। सब में वेव लगा देना है, गामा रेस, ठीक है। माइक्रोवेव रेस ऐसे कर सकते, माइक्रोवेव क्यों बोल दिया, माइक्रोवेव, हाँ माइक्रोवेव ही बोलते हैं, माइक्रोवेव ही बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव सर यहाँ पे एक्सरेस बोल रहे हो, यहाँ यूवी रेस या इंफ्रारेड रेस या माइक्रोवेव्स एक ही बात है, ठीक है। रेस बोलो वेव्स बोलो, नाम है, ठीक है। रेडियो वेव्स बोलते हैं, तो रेडियो रेस नहीं बोलते, रेडियो वेव्स बोलते हैं, चलता है, कोई टेंशन थोड़ी है, ठीक है। ये माइक्रोवेव, हाँ ये माइक्रोवेव क्यों बोला सर आपने, ये घर वाला माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव सेमी, मतलब सेमी वर्ड है, ठीक है, वर्ड सेम है, तो ये मत समझना माइक्रोवेव निकल जा रहा है, ठीक है। माइक्रोवेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर, इसको प्लीज नोट कर लो। गक्सू विम्र, दिस इज द वर्ड जो बहुत हेल्प करता है, ये मेरा दोस्त है, ये वर्ड मेरे को बहुत मार्क्स दिलाता है। तो गक्सू विम्र, गामा, एक्सरेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। क्लियर है, क्लियर है। रेस हो वेव्स हो एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये हेल्प कैसे करता है, कैसे लिखोगे आप इसको, ऐसे लिखो गक्सू विम्र, गक्सू विम्र, ठीक है, गक्सू विम्र लिखो। आपको एक चीज पता है, बहुत सिंपल होती है, मैंने क्या बताया था गक्सू विम्र के बारे में। आप थोड़ा सा लॉजिक बताओ, अब थोड़ा लॉजिक बताओ, लॉजिक से बता रहा हूं। क्या आपको ये पता है गामा रेज रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, गामा रेज रेडियो एक्टिव रेज होती हैं भाई। अगर आप गामा रेज के प्रेजेंस में रहोगे ना, आप 200-300 सेकेंड तक रहोगे ना, मर जाओगे, इतनी हाई एनर्जेटिक वेव्स होती है गामा वेव्स। क्लियर है मेरी बात, गामा वेव्स इतनी रेडियो एक्टिव रेस है भाई, कोई अगर गामा वेव्स के पास कोई जाने भी नहीं देगा आपको। वेरस रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स सोचो, रेडियो वेव्स के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में सोचो। अबे घर में चलता है रेडियो, है कि नहीं, आपके कार में चलता है, मोबाइल में रेडियो है, रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स तो हार्मफुल नहीं होंगी। तो इतना तो क्लियर कर लो भैया, मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, गामा की, और मिनिमम कितनी है रेडियो की, और मिनिमम कितनी है रेडियो की। तो आप ऊपर से नीचे जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है मेरी बात।
अच्छा, अब एक पॉइंट प्लीज याद रखिएगा, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, उसको आप भूल नहीं सकते जिंदगी में, कभी भी जिंदगी में भूलना मत। समझिए मेरी बात, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा किसी भी रेडिएशन या किसी भी वेव की, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उसका उतनी हाई एनर्जी। ये प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है और उतना ही कम लैम्डा होता है। ये तीन कॉम्बिनेशन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। फ्रीक्वेंसी हाई, एनर्जी हाई और लैम्डा कम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेरएस लैम्डा मिनिमम होता है। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। तो सेम चीज है भैया फ्रीक्वेंसी के बारे में भी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स होती है। लेकिन लैम्डा की बात करी जाए, लैम्डा की बात करी जाए, लैम्डा का बता सकता है कोई? अब लैम्डा बता सकता है? हाँ सर हम बता सकते हैं। लैम्डा इसका मैक्स होगा। इसको कुछ और पेन से लिखते हैं, ऑरेंज पेन से लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। चलो, लैम्डा इसका मैक्स होगा। किसका? रेडियो वेव्स का मैक्स लैम्डा होगा, इसका लैम्डा मिनिमम होगा। प्लीज याद रखना, थोड़ा सा बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। जितनी कम वेवलेंथ होती है उतना ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का कम होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ये मान के चलो जैसे आपको किसी को मारना है, किसी को मारना है। आपने कभी सोचा है कोई पेपर वेपर होता है, अगर किसी को मेरे पेपर मारना है, आप पेपर को क्रश करते हो ना, पेपर से क्रश करके बॉल बना के मारते हो। तो वैसे ही आप जितनी वेव को लैम्डा कम करने का मतलब क्या? देखो लैम्डा कम करने का मतलब क्या है, ये पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस कम करना। देखो जरा, लैम्डा कम करना मतलब देखो ये बहुत कम लैम्डा वाली, ये कम लैम्डा वाली वेव है, इसको कंप्रेस किया गया। आपने स्प्रिंग से भी देखा होगा, स्प्रिंग में भी देखा होगा, आप जब भी कंप्रेस करते हो ना एनर्जी आ जाती है, एनर्जी स्टोर होती है ना। किसी को पेपर मारना है, किसी को मिट्टी उठा के मारनी है, तो ऐसे कंप्रेस करके स्नो बॉल, अगर अमीर घर वाले हो तो खेले हो स्नो बॉल से, तो स्नो बॉल ऐसे बना के कंप्रेस करके मारते हैं, कंप्रेस करके ज्यादा एनर्जी आती है ना। तो वो चीज समझ लेना कि लैम्डा जितना कम होता है एनर्जी उतनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट की जल्दी से बात कर लेते हैं, वो है विजिबल की। वो है विजिबल। ये विजिबल को फिर से स्प्लिट कर सकते हैं 7 कलर्स में। विबग्योर, ये तो सबको पता है यार, विबग्योर, ये तो बचपन में हम बनाया है विबग्योर। सेम बिहेवियर है, सेम बिहेवियर विबग्योर का। विबग्योर का सबसे सेम बिहेवियर है, देखो सबसे ऊपर वही रहेगा क्योंकि विबग्योर सेम ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो मतलब वी जो है, वी विजिबल है, यहां पे वी क्या है? वो है वायलेट, दिस इज वायलेट, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये है मैक्स, ये एफ मैक्स है और ई मैक्स है। क्लियर है सर? ये सबसे ज्यादा मैक्स है, सबसे ये कंफ्यूजन हो गया सर। अरे नहीं, मैं विजिबल में सबसे ज्यादा मैक्स ही है, विजिबल रेडिएशन में, उस रेनबो वाले कलर्स में, उन रेनबो के 7 कलर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की है। मतलब सेमी ऑर्डर में चलता आ रहा है, सेमी ऑर्डर में चलता आ रहा है। मतलब गक्सू विम्र में वी से विबग्योर, राइट, वी से विबग्योर। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा? पहले वी से विबग्योर, ऐसे वी से विबग्योर, उसके बाद ऐसे लिख देते हैं। आई गेस आपको क्लियर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अभी बता भी देंगे, चलो बता भी देंगे। तो फिर वही चीज है। और लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा इस 7 कलर्स में, और इन 7 कलर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। और एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा मैक्स होगा और एनर्जी मिनिमम होगी। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। रेड लाइट और माइक्रोवेव में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड लाइट और माइक्रोवेव में? सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अगर ये हो गया जिससे, तो बताओ फिर ये बताना मेरे को, ऑरेंज लाइट में और एक्सरे में, इसमें को बताना था किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पहले वाले में, इसमें बताना किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स किसकी, इन दोनों में से किसकी मैक्सिमम इन दोनों में से किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और इन दोनों में से बताना है किसमें मैक्सिमम लैम्डा है। बताओ जरा, बताओ। ये ऑरेंज है, ऑरेंज लाइट और एक्सरे है, ठीक है, ऑरेंज लाइट और एक्सरे। ये लाइंस बना लेते हैं, लाइन से मजा आता है हमको, लाइन से मजा आता है लिखने में, ठीक है। ऑरेंज लाइट और एक्सरेज, बताओ हो गया? सॉल्व करें, सॉल्व करें भैया। गक्सू विम्र लिखो ना यार, गक्सू विम्र लिखो ना। गक्सू विम्र की जगह, ये विजिबल की जगह, विम्र की जगह विबग्योर लिख लेते हैं।
विबग्योर लिख लेते हैं, ठीक है, विबग्योर ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे विबग्योर बना लिया। ये विजिबल है बेसिकली, ये क्या है, विजिबल है, राइट, क्योंकि ये 7 कलर्स हमको दिखते हैं। उसके बाद गक्सू, फिर आएगा गक्सू विम्र, ठीक है, IMR, ठीक है, इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव। तो क्लियर हो गया, ये है एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब आई गेस एक्चुअली सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो, अरे ये टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये पढ़ाने से आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आई होप अब इसका आंसर मिल गया होगा भैया। रेड लाइट और माइक्रोवेव में सबसे ज्यादा इन दोनों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की है, क्योंकि रेड लाइट ऊपर आ रही है, और लैम्डा इसमें से लैम्डा मैक्स किसका है, लैम्डा मैक्स किसका है भैया, ऑरेंज का, क्योंकि नीचे आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि लैम्डा इंक्रीज करती है, राइट, लैम्डा इंक्रीज करते से नीचे जाओ, तो ऑरेंज नीचे है एक्स रेज के, लैम्डा ज्यादा होगा। और उसमें उस केस में क्या था, माइक्रोवेव नीचे है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्लियर है, कर लो भैया क्वेश्चन, कर लो क्वेश्चन मुट्ठी में। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ऑफ गामा एक्स रेस और यूवी रेस, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो गक्सू से आ गया, ये तो गक्सू से आ गया। गक्सू में जी क्या है, गामा क्या है, बी, फिर एक्स क्या है, ए, फिर ये बीएसी हो गया, राइट। गलत हो तो बताओ। सबसे पहले गामा, फिर एक्स रेस, फिर यूवी रेस, गक्सू विम्र। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट गामा रेस, बताओ जरा। इतना तो क्लियर कर लो, गामा रेस की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी, सबसे ऊपर है ना, वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी। क्लियर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। तो भैया ये तो ऑप्शन कट ही गए, बचा ए और बी, ए और बी बचा, राइट, ए और बी बचा। अल्ट्रावायलेट गामा रेस, अल्ट्रावायलेट गामा रेस। अब माइक्रोवेव इंफ्रारेड, माइक्रोवेव इंफ्रारेड, गक्सू विम्र लगाओ, गक्सू विम्र। गक्सू विम्र से क्या होगा, गक्सू विम्र आप देख सकते हो पहले आ रहा है इंफ्रारेड, पहले आ रहा है इंफ्रारेड, उसके बाद आ रहा है माइक्रोवेव। तो भैया आप जितना नीचे जाते हो, मतलब मैं यहां से बना दिया, राइट में जितना जा रहे हो, तो आप देखो लैम्डा जो हो रही है वो इंक्रीज होती है, राइट, लैम्डा इंक्रीज होती है, लैम्डा इंक्रीज होती है। तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है, सबसे नीचे वाले का, जहां पे सबसे, इस केस में सबसे राइट वाले का, मतलब सबसे नीचे वाले का, दैट इज माइक्रोवेव का। ओके, क्लियर है, माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा क्या है, लैम्डा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हो, पीवाईक्यू सॉल्व करना, सारे हो जाएंगे, सच्ची बता रहा हूं, सारे हो जाएंगे। गक्सू विम्र याद रखना, सारे हो जाएंगे, ठीक है। अभी और थोड़ी प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसके बारे में, मतलब सर इसके बारे में सर इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी। तो वो सबकी याद करनी ऐसा जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद करना पड़ेगा, इनकी वेवलेंथ याद होनी चाहिए, एटलीस्ट विजिबल की याद रखनी पड़ेगी, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। विजिबल की जो रेंज है 400 से 700, और फ्रीक्वेंसी की रेंज ये याद कर लेना, और एनसीईआरटी वाला याद करना। अच्छा, एनसीईआरटी में एक पॉइंट और है, एनसीईआरटी में एक पॉइंट और है, एनसीईआरटी में गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इनके छोटे छोटे पैराग्राफ है, 4-4 लाइन, बस नॉर्मल थ्योरी की कहाँ यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो छोटी छोटी 4-4 लाइन है, उसको मैं आपको, उसके जो पीडीएफ है, उस एनसीईआरटी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप भी पढ़ सकते हो। बट मैं जो पीडीएफ सेंड करूंगा, इन सबके ना 4-4 लाइन है, इनकी को समझाने वाला नहीं, बस थ्योरी है, अंडरलाइन करके दे दूंगा कि इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करके दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना, वहां डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। बाकी तो काम खत्म हो गया, बाकी सारे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे वहीं पे, ठीक है। और कुछ भी नया और कोई कॉन्सेप्चुअल कोई चीज नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी डील करते हैं, एक करके प्रॉपर्टी से डील करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, पहले दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स मतलब ये ऐसी वाली, ये होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स अभी तो बताया, जूम करके देखो, ट्रांसवर्स नहीं थी, है ना, ट्रांसवर्स ही तो थी, ऐसे होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। अब बात कर लेते हैं, दीज रेज प्रोपोगेट थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है भाई, लाइट, सनलाइट वही तो है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट से तो करेगा, और ये प्रोपोगेट करती है थ्रू स्पेस, मतलब इनको मीडियम नहीं चाहिए होता, मीडियम इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो सन से अर्थ में आ रही है। अभी सन से अर्थ के बीच में तो कुछ खाली वैक्यूम है, स्पेस है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। सोचो अगर लाइट को चाहिए होता है मीडियम, तो सन से धरती पे आ ही नहीं पाती, क्योंकि सन से धरती के बीच में कितना कुछ खाली जगह है, वैक्यूम है। क्लियर है।
अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बात करते हैं, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। C इज इक्वल टू 1/μ0/u0। अच्छा, एक चीज मेरे को एक चीज बतानी है, दो चीज समझिएगा। देखिए, स्पीड ऑफ EM वेव कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये किस में है? ये है एयर में या वैक्यूम में। अगर आप अलग मीडियम में चले जाओगे, मतलब कि अगर मैं, ये तो खैर ओपेक है, अगर लेट्स से प्लास्टिक बॉटल में ऐसे टॉर्च मारोगे, टॉर्च मार के देखोगे ना, ठीक है, जैसे ये टॉर्च मार के ऐसे देखोगे तो यहां तो प्लास्टिक बॉटल में दिखता, आर पार दिखता, तो जो लाइट पानी के अंदर होगी ना, वो लाइट स्लो होगी, उस लाइट की स्पीड स्लो होगी। जी हाँ, क्लियर है? मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। सुनना मेरी बात सुनना, देखो उस लाइन से समझिए। मीडियम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रैवल तो करेगी, बट इसकी स्पीड चेंज होगी डिफरेंट मीडियम्स में। ये गलती करते हैं, स्पीड चेंज होगी डिफरेंट मीडियम्स में, ये याद रखिएगा। वाटर में स्लो हो जाएगी, तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ट्रैवल सारी मीडियम्स में करेगी बट अलग अलग स्पीड से। तो जो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग है वो क्या है? 1/√μ0 × u0। μ0 क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ε0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये मीडियम की बात होती है, मतलब मीडियम का u0। अभी देखो यार, ये चीज तो पता नहीं कितने लोगों को पता है μ0 u0 के बारे में, या पढ़ते हो उसमें, किसमें पढ़ते हो आप? मैग्नेटिज्म में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, पता ही होगा। तो वह मान लो किसी मीडियम का आपको दे रखा है, म्यू दे रखा है 10, एप्सिलॉन दे रखा है 100, एग्जांपल ले लिया, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? उस मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी? √10 × 100। चलो इसको भी 100 मान लेते हैं, तो √100 × 100 ये हो जाएगा। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? 1/100, ये हो जाएगी 1/100 मीटर पर सेकेंड। हालांकि एग्जांपल लिया मैंने, बस एग्जांपल लिया। तो ये चीज याद रखिए कि लोग बहुत गलती कर लेते हैं इस चीज में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज ट्रैवल विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। No, they don't travel always with 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। They travel with different velocities in different medium. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। μ0 दे रखा है परमिएबिलिटी, ε0 दे रखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, इसको बोलता हूं मैं BC रूल। BC मतलब वही वाला BC, यस, BC MCBC वाला BC है ये, इसको बोलते हैं BC रूल। क्या कहता है? E = BC होता है, ठीक है। और E यहाँ पे क्या है? मैक्स वैल्यू, ठीक है। E = BC का मतलब दिस E इज द मैक्स वैल्यू ऑफ, E = मैक्स वैल्यू ऑफ B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटू C स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या स्पीड ऑफ लाइट, जो भी बोलो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस भी मीडियम में पूछा गया, जिस भी मीडियम में दे रखी हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली आप एयर या वैक्यूम में मानोगे, ठीक है। तो लिख दिया आपने E0 और B0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको भी ऐसे भी लिख देते हैं यार, इसको ऐसे भी लिख लिखते हैं। ये E0 B0 ये नोटेशन होता है ताकि मैक्सिमम बताने का नोटेशन होता है, ठीक है। E0 B0, सुन लेना मेरी बात। अगर ऐसे लिखते हैं E0 B0 को, ऐसे भी लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी लिख देते हैं। इट इज द एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर जिसने वेव्स पढ़ी है, एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम वैल्यू, समथिंग मैक्सिमाइज। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, तो ये भी लिख देते हैं इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द सेम एज मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? इस पे अभी बाद में आएंगे, फोर्थ पॉइंट में बाद में आएंगे, ठीक है।
ओके अच्छा, इस पे क्वेश्चन ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अभी बाद में आएंगे पॉइंटिंग वेक्टर पे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। वो कहता है एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। बहुत बढ़िया बात है, मतलब बहुत 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 अच्छी है, वो अच्छा लगा मेरे को ये पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करता है, अपने दोनों बच्चों को जिससे वो बना हुआ है, तभी हमको माँ बाप को इक्वली प्यार करना चाहिए, ठीक है। जैसे माँ बाप अपने दोनों बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं, वैसे तुम देखो लाइट ईएम वेव भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल प्यार देती, इक्वल एनर्जी देती है, ठीक है। इनके एनर्जीज का रेशियो क्या होगा, 1:1। एनर्जी रेशियो क्या होगा, 1:1। अगर कोई पूछे इंटेंसिटी का क्या रेशियो होगा, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इंटेंसिटी का कोई पूछे तो भी 1:1, इंटेंसिटी का रेशियो पूछे कि इक्वल इंटेंसिटी है। अगर कोई पूछे एम्पलीट्यूड का रेशियो, 1:1 नहीं होगा, 1:1 नहीं होता एम्पलीट्यूड का रेशियो। अगर मैं E/B का रेशियो पूछूं, E/B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछूं, तो आएगा 1:C। ये बहुत खतरनाक चीज। क्यों भैया, देखो फॉर्मूला देखो, E=BC होता है, E=BC होता है। जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो C टाइम्स है मैग्नेटिक फील्ड के, तो E जो है बेसिकली BC। ओ मैंने थोड़ी गलती कर दी, BC=B, यहां गलती कर दी मैं, C:1 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C:1। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, E होता है BC/B, दैट इज C:1, ठीक है, C:1। ये याद रखिएगा। बट सर एक डाउट आ रहा है मेरे को कि जो इंटेंसिटी होती है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, हमने कहीं पढ़ा है। जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, है ना। तो ये ऐसा कुछ पढ़ा है किसी ने, ठीक है, ये सही बात है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी अगर 1:1 है तो एम्पलीट्यूड 1:1 होना चाहिए ना, एम्पलीट्यूड 1:1 होना चाहिए था। ये डाउट आ रहा है तो सुनना मेरी बात भैया, इंटेंसिटी डेफिनेटली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, बट इंटेंसिटी इज नॉट जस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं, और भी टर्म्स आते हैं जो चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए ये इफेक्ट कैंसिल आउट, जो भी इफेक्ट है वो डिफरेंट आ गया। समझो मेरी बात, इंटेंसिटी इज नॉट जस्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी में और भी टर्म्स आते हैं जो जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, तब हमको पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा। तब आपको पता चलेगा जो एम्पलीट्यूड का रेशियो C:1 आ रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का रेशियो C:1 आ रहा है। सर ज्यादा जमी नहीं बात मेरे को। देखो यार सुनना मेरी बात, दोनों कंफ्यूजन हो रहा है कि सर अगर एम्पलीट्यूड C:1 है तो इंटेंसिटी 1:1 कैसे। एक ये पॉइंट ये होता है क्योंकि जो बाकी की ये जो और टर्म्स होंगे जिसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी अभी बाद में ले लेंगे, ये जो टर्म्स होते हैं इनको जब पुट करेंगे ना तो दोनों चीज इक्वल निकल के आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ कैंसिल होके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको ये चीज याद करनी है कि जो टर्म एक्स्ट्रा जो यहां लिखा हुआ भी नहीं है, वो टर्म जब पुट करेंगे तब देखना इंटेंसिटी 1:1 ही आ जाएगी। तो कायदे की बात अभी ये याद कर लो, ठीक है ना। ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछो मेरे से, ठीक है। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी। ये चीज याद रखो भैया, प्लीज याद रखो, सब लोग याद करेंगे। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी डेंसिटी समझ लेना, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, ये ना छुपी बातें होती है, बताता क्यों नहीं है यार, पॉइंट्स में लिखते क्यों नहीं है सब। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अभी एक और छुपी बात बताऊंगा जिसका आपको भरोसा उठ जाएगा थ्योरी से फिर आपको, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ, इसको अभी 2 मिनट भूलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये याद करना जो अंडरलाइन कर रहा हूं। और ये क्या होता है, हाफ B² बाई म्यू नॉट। सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, ये ना जब आप जिसने इलेक्ट्रिक ये जिसने थोड़ा पढ़ा है ना,
आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। तो एक्चुअली ये होता है, म्यू नॉट ना डिनोमिनेटर में आता है, म्यू नॉट ना उल्टा आता है। अगर लेट्स से एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ रहा है तो म्यू नॉट डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, थोड़ा सा ये चीज याद रख लेना कि जहां भी एप्सिलॉन नॉट जहां डिनोमिनेटर में आता है तो म्यू नॉट न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट ऊपर आता है, अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर होता है वहां म्यू नॉट नीचे आता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा इनकी जुगलबंदी चलती है। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म्स में बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बोलूं तो क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। सर अब ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आ रहा, अभी अच्छे समझाते हैं, अभी अच्छे समझाते हैं। मान लो रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है 100 जूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है 100 जूल। तो 50 जूल देगी किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, 50 जूल देगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा आपका 50 जूल और हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होगा 50 जूल, ठीक है। ये 50 जूल, ये 50 जूल, तो ये 50 जूल और ये 50 जूल। तो अगर मैं तुमको ये इसकी वैल्यू बता दूं, अगर मैं तुमको ये बता दूं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू बता दूं, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे। इक्वली तो है दोनों, इक्वली तो है दोनों, इक्वली तो है दोनों। मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं सर, इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपको ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर निकल के आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। मतलब ई बाय बी निकल के आएगा अंडर रूट 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू ये। तो देखो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ई इज इक्वल टू बी सी निकल के आ जाएगा। वही डेरिवेशन हो गया, राइट। सॉल्व करके देखो तो डेरिवेशन ही आ जाएगा। बट आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है आधी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, ये एनर्जी डेंसिटीज हैं। याद रखिएगा, ये 100 जूल सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, ये 100 जूल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, बाय वॉल्यूम है, ठीक है। ये याद रखना, एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो और पॉइंट इसके बारे में समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब सुनना मेरी बात, ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल ही है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दोनों टर्म तो बराबर ही हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। हालांकि ये आपको इतना याद नहीं करना, आपको याद वो दो टर्म्स करने, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आ गई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये टोटल एनर्जी आ गई, क्लियर है, टोटल एनर्जी आ गई, क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ई और बी, ये जो ई और बी लिखे हैं, दीज आर नॉट द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ई। ये मैक्सिमम वैल्यूज नहीं है ई और बी के, ये क्या है, आरएमएस वैल्यूज। ये सब क्या है, आरएमएस वैल्यूज। दिस इज बेसिकली ई आरएमएस, बी आरएमएस। आरएमएस बोले तो सर आरएमएस वैल्यू थोड़ा सा याद कर लो भाई, आरएमएस वैल्यू होती है कोई, अगर ई आरएमएस क्या होता है, बेसिकली दिस इज एप्सिलॉन नॉट बाय रूट 2, ये होता है ई आरएमएस। बेसिकली ये जो ई है ये ई आरएमएस है, सब ये सब आरएमएस वैल्यूज है, ये सब आरएमएस वैल्यूज हैं, सब अभी जो लिखते जा रहे हैं, जो लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है, सब आरएमएस वैल्यूज हैं। तो ये टोटल एनर्जी आई है, ये आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में आई है। तो आपको याद रखना, ये जो फॉर्मूला आपको याद रखोगे, ये जो फॉर्मूला आप याद रखोगे आरएमएस की वैल्यूज के टर्म्स में है। तो अगर कोई पूछे बताओ इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज, कोई मुझसे पूछे टोटल एनर्जी बताओ, सर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा। टोटल एनर्जी बताओ इन टर्म्स ऑफ मैक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई नॉट के टर्म्स में बताओ। तो आपको याद क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन की अप्रोच देखिए। कोई पूछे टोटल एनर्जी बताओ मैक्स वैल्यू ऑफ ई के टर्म्स में, तो आपको ये याद होना चाहिए भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल एनर्जी डेंसिटी लिख देता हूं, ठीक है,
बार बार ये चीज कंफ्यूज कर जाएगी। टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे भैया, टोटल एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये होता है टोटल एनर्जी। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दोनों एनर्जीज एक्चुअली इक्वल होती हैं, दोनों एनर्जीज एक्चुअली इक्वल होती हैं। तो क्यों ना मैं इसी टर्म को रिप्लेस करके ये लिख दूं, बिकॉज दीज आर बोथ आर इक्वल, राइट। राम प्लस श्याम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं राम प्लस राम, क्योंकि श्याम और राम बराबर है। क्लियर है। तो इसका सम क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो आया आरएमएस के टर्म्स में, आरएमएस के टर्म्स में। और ई आरएमएस क्या होता है, ई नॉट बाय रूट टू। तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाय टू। ये एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ये आंसर आया, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ये आंसर आया। क्लियर है, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ये आंसर आया। इसलिए आपको वो चीज मिल गई होगी, इसलिए आपको यहां पे दिख रहा है एनर्जी डेंसिटी कोई पूछे तो देखो ये चीज एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ऐसा आया है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में ऐसा आया है, इसलिए 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। दिस आर नॉट द टोटल एनर्जी, ये तो इलेक्ट्रिकल ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक एनर्जी का कंपोनेंट है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें मत घुसो, इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, याद कर लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल कर लो भाई, क्या बता आ जाए, क्या बता, है ना। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी मैंने बात कर रखी है। इंटेंसिटी दोनों की इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों की इक्वल होती है, ठीक है। अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज याद होनी चाहिए भैया। इंटेंसिटी को ये तो आपको याद ही होना पड़ेगा, इंटेंसिटी होता क्या। बेसिक इंटेंसिटी बहुत बार वर्ड सुनोगे। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर आपको फॉर्मुले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है इंटेंसिटी। ये होता है इंटेंसिटी। ये क्या होता है, इंटेंसिटी। अब देखो मेरी बात, सुनना मेरी बात। इंटेंसिटी का फॉर्मूला सा याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं है, मैं डिराइव कर लेता हूं तुरंत। दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। सुनना मेरी बात, मुझे इतना तो पता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो मुझे पता है। अगर कोई मुझसे पूछे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी है, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकल ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात करी जाए तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एरिया इनटू टाइम, अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये इंटेंसिटी जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसका एरिया है अभी छोड़ो, वो याद नहीं करना किसका एरिया, या पुट भी नहीं करोगे, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी समझना मेरी बात को, आपको सबको समझ में आएगा। अभी डेरिवेशन एक करवा रहा हूं। क्या मैंने बोला, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सुनना मेरी बात, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो देखो ये तो बन गया एनर्जी डेंसिटी, ये बन गया एनर्जी डेंसिटी हाफ क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन गया ये टर्म। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम पता है वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ये नहीं होता, मीटर क्यूब नहीं होता, वॉल्यूम मीटर क्यूब नहीं होता, और एरिया मीटर स्क्वायर नहीं होता। अरे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, कट गया। और मीटर अपॉन टाइम, अरे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है, मतलब मीटर अपॉन सेकंड ये तो होता है, मीटर अपॉन सेकंड ये तो होता है यूनिट। तो तुम देखो ये जो टर्म बच रहा है, ये जो टर्म बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा इनटू सी। ये डिराइव करने का जुगाड़ है, ये डिराइव करने का जुगाड़ है, ठीक है। ये डिराइव करने का जुगाड़ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। सी इज द एनर्जी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। ये याद करने का बस जुगाड़ था, मैंने बस बता दिया। क्लियर है, क्लियर है। ये इंटेंसिटी का याद करने का जुगाड़ है। अब आप मुझे बता सकते हो उसका फॉर्मूला कोई बताए, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। ये हो जाएगा, ये तरीका हो गया भाई इंटेंसिटी याद करने का। कोई इंटेंसिटी पूछे तो याद हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज याद रखिएगा। एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दे रहा हूं, E इज इक्वल टू पी सी।
ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पीसी। ये बेसिकली होता है फोटॉन्स के लिए। ये होता है फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के लिए। हमें बात समझना, हमारी जो ईएम वेव्स होती है ना वो फोटॉन से बनी होती है। हमारी जो ईएम वेव्स होती है ना वो फोटॉन से बनी होती है। सर फोटॉन से बनी होती है? जूम करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा था, फोटॉन से कहां बनी होती है? डुअल नेचर, इलेक्ट्रिक आपकी लाइट का डुअल नेचर होता है। बड़ा ये क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हमको पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में, क्या पढ़ा दिया था टीचर ने, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम भी नहीं समझा सकते आपको मतलब क्या है, ठीक है। तो फोटॉन से बनी होती है, बट हाँ वो जब भी वेव ट्रेवल करती है ना तो अपना वेव नेचर शो करती है, और जब इंटरैक्ट करती है, जब टकराती है, तब पार्टिकल नेचर शो करती है। सर मजा नहीं आया सुन के, समझ नहीं आया, छोड़ दो, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। सुन लेना मेरी बात, सुन लेना प्लीज। ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, और इसी को बोलते हैं, इसी से आप ये बोल सकते हो दिस इज द एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स ऑल्सो, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ईएम वेव्स बेसिकली फोटॉन से बनी होती है। ईएम वेव्स अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो ईएम वेव्स फोटॉन से बनी होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए, चलो अब मैं कोई पूछूं, आप देखो E इज इक्वल टू पीसी, तो एनर्जी अपॉन सी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ई क्या एनर्जी ऑफ ईएम वेव, सी क्या स्पीड ऑफ ईएम वेव, पी क्या मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। तो E इज इक्वल टू पीसी याद रखिएगा, डुअल नेचर में दोबारा याद करवाऊंगा आपको ये, क्लियर है, क्लियर है। तो E इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, E इज इक्वल टू पीसी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, E इज इक्वल टू पीसी, तो पी से आप निकाल लो, ई मतलब यहां पे वही है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इफ वेव इज इंसिडेंट ऑन अ कंप्लीट एब्जॉर्बिंग सरफेस, पी इतना होगा। इफ वेव इज इंसिडेंट ऑन टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इतना होगा। नहीं आता, इजी है ये, आई डोंट नो कितने लोग को ये इसके ये आता है, कितने लोग को ये पता है फॉर्म, ये मुझे बताना जरा। एक बॉल जा रही है, वेलोसिटी से मास m है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मास है और वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर ये बॉल है ऑफ मास m, पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, और ये टकराती है और टकरा के ये वापस बैक हो जाती है सेम वेलोसिटी से। तो मुझे कोई बता सकता है चेंज मोमेंटम क्या होगा? कोई बता सकता है चेंज मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा ना, है ना, जीरो होगा ना बाबू, जीरो होगा? नहीं होगा जीरो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, भूल चुके हैं भाई, हम भूल चुके हैं, ठीक है। मोमेंटम ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां पे अगर जा रहा है तो इसको बोलेंगे mv वेक्टर। ये अगर मैं को पूछूं चेंज वेक्टर क्या होता है, चेंज मोमेंटम क्या होता है, चेंज मोमेंटम क्या होता है, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं। अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, लेफ्ट साइड में mv, लेफ्ट साइड में mv, ठीक है, लेफ्ट साइड में mv माइनस राइट साइड में mv, माइनस राइट साइड में mv। सुन लेना मेरी बात, ये चीज दिक्कत करती है, सुनिएगा मेरी बात, देखिए आप ऐसा करो, आपको ये चीज पता नहीं पता, वेक्टर्स में डायरेक्शन मैटर करती है। ऐसा करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं और राइट डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। तो जो चीज लेफ्ट में जा रही है वो क्या होगा, माइनस होगी, तो ये माइनस एमबी होगी, फाइनल मोमेंटम माइनस एमबी होगा, माइनस प्लस एमबी होगा, पॉजिटिव वाले को प्लस एमबी बोल दे रहे हैं, तो माइनस 2 MB आ जाएगा चेंज मोमेंटम। मतलब चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो 2 MB, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू पूछे तो 2 MB। आप ऐसे करते हो ना यार, आई कैप जे कैप, राइट में कोई जाता है, कोई चीज राइट में जाती है तो आई कैप बोल देते हो, तो आप इसको MV आई कैप बोल सकते हो, आप इसको MV माइनस MV आई कैप बोल सकते हो, क्योंकि लेफ्ट में जा रही है। उससे सॉल्व करके देखो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके देखो, तो 2 MB आता है। तो चेंज मोमेंटम होता है 2 MB, तो चेंज मोमेंटम होता है 2 MB। तो एक्चुअली ठीक है, तो अगर कोई पूछे तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर वेव एब्जॉर्ब हो जाती है, सुनना मेरी बात, वेव एब्जॉर्ब होने का मतलब हो गया कि वो आई और फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया। सुनना, एब्जॉर्ब होने का मतलब जैसे आई फिर टकरा के चिपक गई, जैसे बॉल है वो mv वेलोसिटी से आ रही थी फिर चिपक गई, ठीक है, वो mv वेलोसिटी से आ रही थी फिर वो चिपक गई, तो तुम देखो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, तो चेंज मोमेंटम कितना आया,
फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बेसिकली माइनस एम वी आया, बेसिकली माइनस एम वी आया, मतलब एम बी आया, एम बी आया। समझ में आई मेरी बात? एब्जॉर्बिंग का मतलब वो चिपक गया, ऐसे वेलोसिटी से ज्यादा चिपक गया। जब टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया? 2uc, 2uc। क्लियर है? 2uc मतलब 2p हो गया, मोमेंटम आपका बेसिकली हो गया 2p, मोमेंटम आपका हो गया 2p। 2p मतलब 2 ऑफ u बाई सी, जो मोमेंटम होना चाहिए था, जो जिस मान लो जो p मोमेंटम से आ रही थी, क्योंकि वो ऐसे टकरा जाती है, तो जिस मोमेंटम से स्ट्राइक करती है, जिस मोमेंटम से स्ट्राइक करती है, वो क्या होता है? 2 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि वो लड़के वापस जा रहा है। और अगर ये लड़के अट्रैक्ट हो जाता, लड़के चिपक जाता, सॉरी, लड़के चिपक जाता, तो मोमेंटम जो ट्रांसफर होता है वो u बाई सी होता है, जो मोमेंटम है वेव का, जो वेव का मोमेंटम है उतना ही ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो जो मोमेंटम है वेव का, उसका डबल ट्रांसफर होता है, डबल ट्रांसफर होता है। ठीक है, डबल ट्रांसफर होता है। ठीक है, समझ में आती मेरी बात? पॉइंट क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस करो, करो भाई, पूछ। बताया इंटेंसिटी का क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द, ठीक है, इसको करना, इसका आंसर बी आएगा। सॉल्व कर दो, बी आएगा। इसमें ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पहले पूछा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सर पल्ले ही नहीं पड़ा, ये क्या, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? देखो यार, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। ये है क्या, ये सीन क्या है, किसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है, ये क्या है? इसका आंसर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक चीज मैं तो बताना चाहता हूं, थोड़ा सा याद भी कर सकते हो, बट ठीक है। देखिए देखिए, आपने जैसे वेव देखी होगी, कोई ऐसे मान लो कोई भी वेव है, सिंपल वेव है, ठीक है, सिंपल वेव है, और मान लो यहां पे कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू, कुछ भी, यहां पे कुछ भी गिवन है, यहां पे लेट्स से टाइम है, ये टाइम है, और लेट्स से इट कैन बी डिस्टेंस मान लेते हैं, मतलब डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, सिंपल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, कोई सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, नहीं, सिंपल वैल्यू वाई, ठीक है, कोई भी यहाँ पे रैंडम वैल्यू है वाई, रैंडम वैल्यू है वाई। तो आप देखो इस वेव के बारे में, देखो इस वेव को थोड़ा, ये साइन वेव है, ये साइन वेव है, ठीक है, साइन वेव है, थोड़ी चर्चा करते हैं साइन वेव के बारे में, ताकि समझा सकूं मैं आपको अच्छे से। तो आप ये चीज नोटिस करते हो, ये चीज नोटिस करते हो, कुछ टाइम तक ये चीज पॉजिटिव रहती है, ये जो वैल्यू वाई है, कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव रहती है, और कुछ टाइम के बाद इतनी ही नेगेटिव रहती है। समझो मेरी बात, मान लो इट्स लाइक सेइंग 24 आवर्स में, 24 आवर्स में 12 घंटे मेरे पास रहते हैं 50 रुपए, 12 घंटे मेरे पास 50 रुपीज रहते हैं, नहीं 50 रुपीज तो नहीं कहूंगा कि मनी नेगेटिव भी नहीं होगा, कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा, कोई और वैल्यू ले सकते हो, कोई और वैल्यू ले सकते हो, कोई और वैल्यू ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो। आप ऐसा मान के चलो, आप ऐसा मान के चलो कि भैया इतने टाइम तक, आप थोड़ा देखिए, एक फेस, एक साइकिल तक देखो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, और दूसरे इंस्टेंट पे क्या हो गया आपके पास? नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर मैं पूछूं इतने टाइम इंटरवल तक एवरेज वैल्यू क्या रही? जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव हो गया। आप चीज समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं वन साइकिल, इसको बोलते हैं वन साइकिल। वन साइकिल क्या होता है? जब आप एक पॉइंट से आप पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लो। अगर आप देखो, ये जो वेव है इसी पैटर्न से तो बनी है, आपकी पूरी वेव इसी पैटर्न का तो कॉपी पेस्ट है। देखो, इसी पैटर्न का तो कॉपी पेस्ट है, इसी पैटर्न का तो कॉपी पेस्ट है, मतलब एक ही साइकिल का तो कॉपी पेस्ट है। वाह भाई, उड़ ही गया वो, वाह यार, वाह यार, देख रहे हो भैया? ओके, इन द एंड इट्स ऑल टेम्पररी, वो लिखा हुआ है, ये मैं हमेशा अपने को याद दिलाता हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, ये क्या है? इसी साइकिल का तो रिपीटिशन है। और आप थोड़ा समझिएगा, अगर मैं पूछता हूं एवरेज वैल्यू, याद रखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी आता है एवरेज वैल्यू का मतलब एक साइकिल में कितनी वैल्यू है ऑन एन एवरेज। तो तुम देखो, एक साइकिल में ये आधे टाइम के लिए पॉजिटिव रही वैल्यू और आधे टाइम तक नेगेटिव रही वैल्यू। तो आप ये चीज समझ सकते हो,
एक साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो हो गई, एक साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू है, कैन बी एनीथिंग, वो बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव भी हो गई, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, वैल्यू जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो ये याद रखना, वैसे याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, साइन और कॉस अपने एवरेज साइकिल का, एक एवरेज साइकिल में वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, साइन और कॉस की, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बेसिकली साइन वेव है। अच्छा सर, साइन वेव है, कॉस वेव है? एक्चुअली बोलते हैं साइनोसॉइडल, इनको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल, जो भी स्पेलिंग होती है, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल मतलब साइन जैसा, जैसे ये क्या है, साइनोसॉइडल वेव है, ये साइन जैसी, साइन वेव ऐसी है ना। कॉस भी एक साइनोसॉइडल कर्व है, कॉस भी साइनोसॉइडल कर्व है, कॉस भी तो साइन जैसा ही है, कॉस भी तो साइन जैसा ही है, तो कोई वेव साइन जैसी है उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल। तो इसका आंसर है बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों ही तो वेव्स हैं, ऐसी वेव्स हैं, तो दोनों की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, वेरएस एनर्जी जीरो नहीं होती, एनर्जी कांस्टेंट होती है। जो एनर्जी निकाली थी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो नहीं होती। वरना सोचो यार, कभी सोचो आपको आप सोचो आप सनलाइट से धूप ले रहे हो, सनलाइट में कभी धूप में एनर्जी है, कभी नहीं है। सोचो अगर एनर्जी ऑसिलेट करती रहती तो कितना अजीब नहीं होता आपको धूप लगती ही नहीं, आपको धूप में कभी तेज लगता ही नहीं, आपको स्किन बर्न होता ही नहीं, क्योंकि एवरेज वैल्यू जीरो है एनर्जी की। ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कुछ वेव्स की थ्योरी में क्लियर कर देता हूं, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, पढ़ लो। क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय इतना, वेयर टी एंड एक्स आर इन सेकंड्स, ठीक है, टी और एक्स सेकंड्स में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, और इन कैन बी इन्फर्ड दैट, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। सर कैसे करेंगे अभी बात करते हैं, चलो थोड़ा सा मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा वेव्स। शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। मान लो कोई वेव है, ठीक है, कोई वेव ऐसे जा रही है, कोई वेव की इक्वेशन दे रखी है, ए इज इक्वल टू, कोई वेव, लेट्स से वेव इज इक्वल टू, कोई ऐसा वेव है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस फॉर्म में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको याद रख लीजिए। इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, कहीं ना कहीं वेव नंबर लिखा होता है, बट होता है एंगुलर वेव नंबर है 2 पाई बाय लैम्डा। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। क्लियर है। और अगर ये चीज याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा पॉइंट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है, तीसरा पॉइंट होता है वेलोसिटी ऑफ वेव होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव प्रोपोगेट हो रही है, उसका क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ वेव है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो f अपॉन 2 पाई करो, ठीक है, ऐसा करो। मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको मैं 2 पाई एफ इंटू लैम्डा बाई 2 पाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 पाई से, ठीक है। तो देखो v इज इक्वल टू 2 पाई एफ को ओमेगा लिख सकते हैं, और लैम्डा अपॉन 2 पाई को लिख सकते हैं 1 बाय के। तो ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बेसिक फॉर्मूला सबको याद करना ही करना है, और इससे डिराइव होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। के क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 पाई क्या हो जाएगा, 1 बाय के। तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, और लास्ट पॉइंट मुझे बताना है, क्या कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पूछे, तो ये x है ना, ये x लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो याद रखना, जब भी ओमेगा का और ये x का साइन, बेसिकली ओमेगा और x का साइन मतलब आपको ऐसा समझना है, जब भी ये साइन कुछ नहीं गिवन होता तो प्लस होता है ना, अगर कुछ नहीं गिवन होता है 2 मतलब प्लस 2 ही तो होता है। तो देखो जब भी ये साइन और ये साइन, देखो के एक्स का साइन ऐसे मान लो, के एक्स साइन पॉजिटिव है, के एक्स के सामने पॉजिटिव लगा है, ओमेगा टी के सामने देखो पॉजिटिव, कुछ नहीं लगा तो पॉजिटिव है। जब भी साइन सेम होते हैं, एग्जांपल लूंगा, जब भी साइन सेम होते हैं, प्रोपोगेशन होता है माइनस एक्स डायरेक्शन में। सर नॉट क्लियर, सुनना मेरी बात। मैं आपको सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो y इज इक्वल टू ए साइन
माइनस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए कॉस माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। आपको क्या देखना है, पहली बात यहां साइन है कि कॉस, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, साइन है कि कॉस। अब सुनना, क्या ये दोनों साइंस अपोजिट दिख रहे हैं? ये दोनों साइंस अपोजिट दिख रहे हैं। अपोजिट साइन का मतलब होता है प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स डायरेक्शन। सर ये चीज समझ में नहीं आई, अपोजिट साइन में प्लस एक्स डायरेक्शन। जी हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया स्पेशली फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, ताकि वो गलत कर सकें, ठीक है। साइंटिस्ट ने सोचा था ये इंडिया में नीट और जेई का एग्जाम होता है, उनको गलत करवाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं। लेकिन आपने देख लिया भैया वन शॉट आयुष्मान वर्मा का, आप भूल नहीं सकते अब, ठीक है। आप देखो ये साइन सेम है, साइन का सेम होना, साइन का सेम होना दर्शाता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसको याद कर लो मेरी जान, साइन सेम है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। साइन फिर से सेम आ गए, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन। साइन फिर से डिफरेंट हो गया, माइनस के एक्स प्लस, साइन डिफरेंट हो गया, माइनस और प्लस हो गया, तो फिर से प्लस डायरेक्शन। साइन का अपोजिट होना, साइन का अपोजिट हो जाना, साइन का अपोजिट हो जाना दर्शाता है प्लस एक्स डायरेक्शन। साइन का अपोजिट होना याद रखना, यहां पे उल्टा चलता है, साइन अपोजिट होते हैं तब प्लस एक्स डायरेक्शन होती है। क्लियर है? क्लियर है। तो सेम साइन में माइनस एक्स डायरेक्शन होती है। सर एक्स ही क्यों बोल रहे हो, बार बार एक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि के एक्स लिखा हुआ है ना, के एक्स लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। वाई होता, के वाई होता वाई होता, के जेड होता तो जेड होता, ठीक है, उस हिसाब से हो जाता। अभी एक्स है तो एक्स लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, E इज इक्वल टू 10 cos 10 की पावर 7t प्लस के एक्स। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अपोजिट है? डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, बताओ। द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन के माइनस एक्स डायरेक्शन। साइन सेम है, सेम साइन क्या दर्शाते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सर एक जे कैप क्या है, सर जे कैप दिक्कत कर रहा है। बाबू जे कैप है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां ऑसिलेट कर रहा है, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करो, ऐसी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट ऐसी कर रही है। मैंने क्या बताया, जो एक्स डायरेक्शन है ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, जो माइनस एक्स डायरेक्शन है, माइनस एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऑसिलेट करी जे कैप में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जे कैप है, लेकिन प्रोपोगेशन हो रहा है माइनस एक्स में, प्रोपोगेशन हो रहा है माइनस एक्स में, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है? तो 4 तो नहीं हो सकता, बचा बी सी डी, बचा बी सी डी। होमवर्क कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो यार, नहीं सर समझ में नहीं आएगा, बता दो, अभी करते हैं देखो, ठीक है, समझ में आता है, समझ में आता है। बस पॉइंट क्लियर हो गया। जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये सेम साइन है तो माइनस एक्स डायरेक्शन होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। वेव एम्पलीट्यूड इज 10। एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्त, एम्पलीट्यूड होता है जो पहली वैल्यू लिखी होती है, ये वैल्यू, ठीक है, ये 10 जो पहली वैल्यू होती है वो होता है एम्पलीट्यूड। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, वेव का एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड 10 जो सामने लिखा होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, जो भी कोफिशिएंट होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। आप पूछता है के, आप पूछता है लैम्डा। देखो भाई समझते चलना, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ओमेगा पता है, ओमेगा कितना है 2 पाई एफ, और ओमेगा दे कितना रखा है टी की पावर 7, ओमेगा दे रखा है टी की पावर 7। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में तो याद ही होना चाहिए, फ्री स्पेस में तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद ही होनी चाहिए 3 × 10⁸, ये तो याद ही होनी चाहिए। वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, लैम्डा वो निकाल सकते हो, पहले के निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी कर सकते हो, बेटर फॉर्मूला ये रहता है यार, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो v इज इक्वल टू, v बेसिकली क्या हो गया 3 × 10⁸ इज इक्वल टू ओमेगा 10⁷ बाई के। इससे आप के निकाल लो, इससे आप के निकालो, के क्या हो जाएगा
10⁻7 अपॉन 3 इंटू 10⁸8, तो k क्या आ जाएगा 1/30, 1/30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/30। तो 1/3 क्या होता है 0.3 और 1/30 क्या होता है 0.03, 0.03। तो ये भी गलत हो गया। हो कैलकुलेटिव, मतलब वो था, ट्रिकी था थोड़ा सा। मैंने तो गलत कैलकुलेशन नहीं करी, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में अगर मैंने गलती करी हो तो, ठीक है। 1/3 तो 0.3 होता है, तो आई गेस ये गलत है। अब ये चेक कर लेते हैं 1, तो आई विल गो विद 1 and 3, आई विल गो विद 1 and 3, ठीक है। बाकी आप मुझे चेक करके बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे नहीं पता, ठीक है, चेक कर लेना, गलती करिए। एक बार लैम्डा निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो भैया, के क्या है 1/30 के है, के 1/30 है, के 1/30 है, तो 1/30 क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो आप लैम्डा निकाल सकते हो 2 पाई इंटू 30, ठीक है, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 30, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 30, दैट इज 90 इंटू 2, 180 के आसपास। आई गेस 1 इज करेक्ट, ठीक है, 1 and 3, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है, पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिलेटिव परमिटिविटी E, then wavelength is doubled, frequency becomes half, wavelength is half, frequency remains unchanged। क्या क्या सीन है आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है ना, ये सब चीजें नौटंकी हो रही है, कुछ कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है इसमें। सुन लेना मेरी बात सुनिएगा। देखो फ्रीक्वेंसी कभी भी, ये चीज याद रखिएगा, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर ले। तो जब वो मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमने ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी लाइट वेव वाटर से एयर, एयर से कहीं से हमारी बॉडी के अंदर, तो वो अलग अलग मीडियम में फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। आपको हर जगह यही दिखेगा, अगर कभी भी दिखे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी, हमेशा फ्रीक्वेंसी मारो, तो फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, ठीक है। तो पहले बताओ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये तो हट गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हट गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ तो कट गया, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज ये हो सकता है, बोथ रिमेन्स अनचेंज हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी अनचेंज ये हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में चेंज होती है, वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में क्या होती है, चेंज होती है। वेवलेंथ चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, वेवलेंथ चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो ये कट गया सी, ये कट गया सी, क्लियर है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्लियर करना, समझते चलना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये होता है कैसे, ये फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा क्या है, ये फॉर्मूला रिलेट करता है एक ईएम वेव की वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को और लैम्डा को, ठीक है। ये है किसी भी वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कैसे रिलेटेड है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है, कोई ईएम वेव ट्रैवल करती है, तो फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहेगी, ये तो ज्यों की त्यों है भाई, जैसा है वैसा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब आप एक चीज और याद कर लो, किसी भी मीडियम में जाती है, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है तो वेलोसिटी एक्चुअली डिक्रीजेस। किसी भी एयर में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वैक्यूम में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, किसी और मीडियम में बेंडिंग हो जाती है ना, कभी पढ़ा होगा आपने बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग क्यों हो जाती है लाइट की, बिकॉज वेलोसिटी स्लो हो जाती है। तो इतना तो क्लियर कर लो भाई, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कम हो रही है, पक्का लैम्डा कम हो रहा होगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी आ जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, हाफ मतलब कम हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा कम हो जाएगा। क्लियर है। तो सर लेकिन एक डाउट ये हो रहा है, बट हाउ दे हैव अराइव्ड द एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन तो एग्जैक्टली बता दिया ना यार, एग्जैक्टली बता दिया, इसका आंसर बी ही है, हाफ ही हो रहा है, ये कैसे पता चला। अरे एक फॉर्मूला होता है ना यार, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखो ये डायरेक्ट डाल दिया गया है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 4। देखो रिलेटिव परमिटिविटी 4 का मतलब क्या हो गया, उस मीडियम
उस मीडियम में, देखो उस मीडियम में जो म्यू है वो म्यू नॉट ही है। क्यों? गिवन ही नहीं है, गिवन ही हम अलग से कहां से बता देंगे, म्यू म्यू नॉट ही है। बस जो ई है ना, जो ई है ना वो 4 टाइम्स ई नॉट है। ये याद रख लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे यूज करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? चलो, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी है 4, तो जितनी रिलेटिव परमिटिविटी उतना टाइम्स हो जाता है। तो 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम देखो अपॉन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी हो जाएगी वो c/2 हो जाएगी, वो c/2 हो जाएगी, है ना, c/2 हो जाएगी। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ, v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ। कुछ गिवन नहीं है तो वेलोसिटी को क्या लोगे, 3 × 10⁸। f पता है, लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है, 3 × 10⁶ आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। EY दे रखा है, EY दे रखा है, EZ 0 दे रखा है। क्यों दे रखा है? हमको क्या पता, 0 दे रखा है तो क्या करेंगे, EZ 0 दे रखा है बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब देखते हैं EY, आपको EY दे रखा है, किसके टर्म्स में दे रखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, अपोजिट साइन दिख रहा है, अपोजिट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अपोजिट साइन। तो प्रोपोगेशन क्या होगा, अपोजिट साइन है तो प्लस एक्स डायरेक्शन में, मूविंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। ना ना ना, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। EY लिखा है तो मूविंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन होगा। बाबू ये EY जो है, जो वाई डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है। फिर वेव का जो प्रोपोगेशन है वो एक्स में, वो यहां से पता चलेगा, वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में। तो डी नहीं है इसका आंसर। वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में, वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में, तो उसका ए और बी में होगा। वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, के एक्स होता है, के होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो के कितना दे रखा है, पाई इंटू 10⁻², मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 आ जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी डिस्कस किया है तो वो EY जो है वो वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, देखो जी देखो, देखो जी देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू। देखिए इसको, अब बात कर लेते हैं उस पॉइंटिंग वेक्टर पे। हालांकि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हर कोई पढ़ाता तो उसको है ही, तो मैंने थोड़ा ले लिया। आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझना, डिटेल में नहीं समझना, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो चांसेस कम ही रहते हैं ना। एनटीए वाला तो अब एनसीईआरटी बेस्ड ही रखता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर समझते हैं कुछ ज़्यादा, आपको ज़्यादा उसमें ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, पहले बोल दे रहा हूँ, दिमाग ना लगाएं। कहाँ गया मेरा पॉइंटिंग वेक्टर, मेरा पॉइंटिंग वेक्टर को मैं पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। चलो अब देखो, अब देखो, सुनना मेरी बात। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या लिखा हो, बहुत ज्यादा बस एक लाइन देखो, लाइन पढ़ो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर एस कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का ये दे रखा है E क्रॉस बी, एस इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस बी, ठीक है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या दे रखा है, इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेव अक्रॉस अ यूनिट एरिया एट एनी इंस्टेंट। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये लाइन है, इसका कहीं यूज नहीं है, बट एक यूज में बता देता हूं जो हमको याद करना है, हमको याद करना है, हमको याद करना है। याद रखिएगा प्लीज, याद रखिएगा प्लीज, जो मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूं। अब अगर कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अगर मैं पूछे ये जो सी वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो कैसे रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्शन की बात करो। फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2i कैप और सी दे रखा है 3j कैप, 3j कैप, 3j कैप, सी मतलब बी दे रखा है 3j कैप, ठीक है। और आपको पूछे बताओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो सी है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है E क्रॉस बी करना, E क्रॉस बी। दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड, दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, प्लीज याद रखिए। और कहीं यूज मत करेगा, सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करेगा। इस फॉर्मूला को कहां किसके लिए यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। और प्लीज और किसी और चीजों में, हरकतों में ना लगाएं,
वरना परेशान हो जाओगे। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए, कोई डायरेक्शन पूछे ये फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्शन के लिए। आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो, ई क्रॉस बी करते हो। ई क्रॉस बी जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में सी होता है। सी मतलब प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। अगर लेट से ई जो है वो आई कैप के फॉर्म में है, बी क्या है वो जे कैप के फॉर्म में, तो ई क्रॉस बी करके देखो, जिस डायरेक्शन में ई क्रॉस बी होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका प्रोपोगेशन, और उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर भी होगा, उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर भी होगा। तो कोई पूछे पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और वही क्या है ई क्रॉस बी, जहां ई क्रॉस बी है, जहां ई क्रॉस बी है। हमेशा ई क्रॉस बी निकालना नहीं आता, हमें ई क्रॉस बी निकालना नहीं आता, हम क्या करें बताते हैं भाई, रुको जरा, आओ उसमें आना, थोड़ा सा पढ़ के आना ई क्रॉस बी के डायरेक्शन थोड़ा सा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ठीक है। अगर मैं लेट से आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड लेट से जे कैप में है, लेट से माइनस लेट से के कैप में, लेट से के कैप में, के कैप में, इसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा तो बताना प्रोपोगेशन किस किस फॉर्म में होगा। तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, आई जे के फॉर्म होता है, इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा, इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा। आई जे के ऐसे लूप बनाते हैं ना, तो आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के करना है, तो माइनस जे कैप में इसका प्रोपोगेशन होगा। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, इसको मैं लूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। ये लूप रूल हमको पता है, वेक्टर से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टाइम लगेगा थोड़ा बताने में, ठीक है। अभी के याद रखो ई क्रॉस बी होता है, ठीक है, ई क्रॉस बी होता है, बट इसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में लूंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो तो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, हम एयर की जब बात करते हैं, जब हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं तो हमने काफी बार इसको रिपीट भी किया है, जब ये म्यू नॉट लग जाता है, नॉट का मतलब हम एयर की बात कर रहे हैं, और जब नॉट नहीं लगा होता है मतलब हम मीडियम की बात कर रहे हैं। तो उसको आप करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट म्यू ई अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं इसको पूछूं रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में, रिलेटिव परमिटिविटी टर्म्स में इसका आंसर पता क्या आएगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर और म्यू आर, ये आएगा रिलेटिव परमिटिविटी टर्म्स में, रिलेटिव के टर्म्स में। याद करो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती थी, ई रिलेटिव क्या होती थी, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो म्यू नॉट है, रिलेटिव म्यू नॉट है, वो ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई पूछे रिलेटिव के टर्म्स में, ये तो नॉर्मल वैल्यूज दे रखी, बट रिलेटिव के टर्म्स में पूछेगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी आई फॉल्स ऑन अ सरफेस केप्ट इन वैक्यूम एक्सर्ट्स रेडिएशन प्रेशर। भैया फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे बट स्टिल बता देता हूं, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है आई बाई सी, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है आई बाई सी। इसका सेम नेचर है जैसे मोमेंटम का था, कि जब टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो आई बाई सी हो जाता है, और जब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है तो 2 आई बाई सी हो जाता है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज है जो मोमेंटम के साथ था वही प्रेशर के साथ भी वही है, वैसे याद रखना जो मोमेंटम के साथ था, ठीक है। जो मोमेंटम के साथ था वही आपको याद रखना है, सारा इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मोमेंटम का फॉर्मूला था, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, वो था ई बाई सी। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई सी, आई बाई सी, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना, ज्यादा टेंशन नहीं है। सर इसका डेरिवेशन करा दो तो मजा आ जाता है। देखो यार कराना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कोई आपने एक चीज पता होगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट, मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट, वही तो हो गया। तो देखो यार आपके पास प्रेशर क्या हो गया, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, एनर्जी अपॉन सी इंटू टाइम इंटू ए। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, इंटेंसिटी तो होता है। प्रेशर क्या हो गया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन आई बाई सी, स्पीड ऑफ लाइट जो भी है। तो ठीक है, तो वही इसका वही नेचर है रेडिएशन प्रेशर का जो मोमेंटम का नेचर था, ठीक है।
अब बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस की, बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन की। ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, चारों ही याद होनी चाहिए आपको। ये चारों जो मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते हो, ये आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, ये आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। चारों में से चौथी पढ़नी है हमें अभी। ये एम्पियर सर्किटल लॉ में ये पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये फॉर्मूला होता था एक्चुअली में। ये 3 फॉर्मुले आप पढ़ोगे मैं ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये तीनों फॉर्मुलेस हैं। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई ये होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये था। इसकी कहानी आपने देखी होगी, बहुत लंबा चौड़ी लोग बताते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट समझ लेना म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। म्यू नॉट इंटू आई, आई इज करंट, ठीक है। आई इज करंट, ठीक है। आई इज करंट जो कंडक्टर में होता है, जो करंट होता है। तो एक्चुअली इसमें बस एक अपडेट आया था, जैसे एंड्रॉइड में अपडेट आता है, ऐसे फॉर्मुले में अपडेट, फॉर्मुला भी अपडेट करते रहते हैं खुद को, टेंशन मत लेना, फॉर्मुले के अपडेट्स आते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वेयर आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, आई सी इज द कंडक्टिंग करंट। क्लियर है? आई सी इज द कंडक्टिंग करंट। चलो इसकी कहानी अच्छे से हम रेस करेंगे, इसकी कहानी हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बट मैं आपको अच्छे से एक चीज बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। कंडक्टिंग करंट के बारे में इसके थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग करंट या फिर इसको कंडक्शन करंट भी बोल देते हैं, ठीक है। कंडक्शन करंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कंडक्शन करंट बोल देते हैं, ठीक है। कंडक्शन करंट, ठीक है। आईसी आपका कंडक्शन करंट होता है और आईडी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर, कंफ्यूजन होता है मेरे को। काम की बात ही बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो मैं फनी वे में समझाऊंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट वे में समझाऊंगा, एक्चुअल वे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फनी वे में समझाऊंगा। देखो जब हम पढ़ेंगे ना थोड़ा सा आपका मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। इसे बैटरी कनेक्टेड है, प्लस माइनस बैटरी कनेक्टेड है। तो आप नोटिस करो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज करती है, करंट फ्लो करेगी, चार्ज देगी, करंट फ्लो करवाएगी, है ना। बैटरी कनेक्टेड, करंट फ्लो करवाएगी, करंट फ्लो करवा देगी, वेरी गुड। तो इस करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट, इस करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट, आईसी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ यार, ये कैपेसिटर अंदर से खोखला नहीं दिख रहा तुमको? ये तुम देख नहीं पा रहे, अंदर से खोखला नहीं दिख रहा तुमको? यहाँ पे आसान भाषा में समझा रहा हूं, खोखला नहीं दिख रहा तुमको यहां से। तो यहां पे ये करंट फिर यहां के बाद यहां से कैसे स्टार्ट हो गया, यहां का करंट कहां गया? तो इसी को बताइए, यही अपडेट आया था। आप फील ले पा रहे हो, मैं आसान भाषा में बोल रहा हूं। इस कैपेसिटर में आप देखो आईसी हर जगह है, बट यहां पे ये तो खाली जगह है। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ भैया, लोग बोलेंगे डायरेक्ट्रिक है वगैरह वगैरह, सिंपल। आप अभी डायग्राम समझो बस, हम जो एक नोटेशन बनाते हैं, हम जो डायग्राम बनाते हैं, आपको उसमें खाली नहीं दिख रही, खाली एरिया नहीं दिख रहा, खाली रीजन नहीं दिख रहा। तो खाली रीजन में जो करंट होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये होता है आईडी, जो कैपेसिटर के बीच में होता है, ठीक है। जो कैपेसिटर के बीच में होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। थोड़ा सा फनी वे है समझने का, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है। पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, लेक्चर मिल जाएगा। आसान भाषा में समझो, डिस्प्लेसमेंट करंट कब होता है? जो कैपेसिटर के बीच में आता है, ठीक है। कैपेसिटर के बीच में आता है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका कोई रीजन पूछे पहला कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के बीच में होता है, उसका रीजन क्या होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये इसका रीजन क्या होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बस याद कर लो, 2 शब्द याद कर लो, काफी रहेगा, ठीक है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, चलो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जल्दी से फॉर्मूले पे बात करते हैं, फिर 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने, 2-3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट बताने, फिर चैप्टर खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिखते हैं? इट इज अ करंट विच प्रोड्यूसेस इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस। तो भैया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका करंट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और कहां है? कैपेसिटर के बीच में। और फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला याद कर लो भैया, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो। अब तुमको मैं ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुन लेना मेरी बात, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है, आप सुन लेना मेरी बात। अब 2-3 पॉइंट बताने, 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना अगर तुम यहां तक आ गए हो। पहला, डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है कंडक्शन करंट के।
पहला डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है कंडक्शन करंट के, जो कि बहुत ऑब्वियस है यार। अभी एक सोचो, एक करंट फ्लो कर रहा था, एक करंट फ्लो कर रहा था, बस यहां पे एक गैप था यार, यहां पे गैप था, तो उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट करंट ने ले ली, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट ने ले ली, उसके बाद कंडक्शन करंट वापस आ गया, उसके बाद कंडक्शन करंट वापस आ गया। इट्स लाइक यहां पे कंडक्शन करंट एब्सेंट है, यहां पे कंडक्शन करंट एब्सेंट है, तो सुपरवाइजर आ गया, मतलब कोई उसका जुड़वा भाई आ गया, आईडी आ गया, जुड़वा भाई आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है कंडक्शन करंट के, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है किसके? कंडक्शन करंट के। मेरी बात समझ में आ रही है? कंडक्शन करंट के डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, मुझे बताना आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। कंडक्शन करंट किसकी इक्वल होता है? कंडक्शन करंट किसकी इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट के, क्योंकि वही करंट है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? नॉर्मल करंट ही तो है, बट वो वहां फ्लो कर रहा है जहां पे गैप था, जहां गैप था, ठीक है। और क्यों फ्लो कर पा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी बहुत डिटेल में मत जानो, ठीक है, बस चेंज हो रहा है। बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जब कैपेसिटर अगर पढ़ा है तो ठीक है, वरना इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, वरना इतना समझ लो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। क्लियर है? एक्चुअली थोड़ा बता ही देता हूं यार, क्या होता है जब देखो चार्जेस, कैपेसिटर जब कैपेसिटर के बाद चार्ज स्टोर हो रहा होता है ना, कैपेसिटर के बाद चार्ज स्टोर हो रहा होता है, कैपेसिटर के बाद चार्ज स्टोर हो रहा होता है, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होता रहता है, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होता रहता है। तो तुम देखो पहले चार्ज लेट से था 10 कूलम और यहाँ -10 कूलम, फिर चार्ज स्टोर होगा 20 कूलम, -20 कूलम। तो देखो जब भी चार्जेस की वैल्यू चेंज हो रही है तो डोंट यू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी? अगर सोचो, अगर दो चार्जेस हैं, इनके बीच में अगर सिंपल सोचो, दो चार्जेस, या इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है ना चार्जेस पे, वो चार्जेस चेंज होते जा रहे हैं, चार्जेस चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसके चार्जेस चेंज होते हैं, चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती चली जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती चली जा रही है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से कंडक्शन करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से कंडक्शन करंट आ जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? थोड़ा सा लॉजिक बता दिया मैंने। तो अब दूसरा पॉइंट तुमको ये समझ में आ गया, कंडक्शन करंट इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। तीसरा पॉइंट मुझे बताना है, टोटल 4 पॉइंट्स है, तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, जब डिस्प्लेसमेंट करंट एक्टिव होता है तब कंडक्शन करंट इनएक्टिव होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं बता दिया, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट करंट कब स्टार्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कब रोल प्ले करेगा, जब कंडक्शन करंट फेल हो जाएगा। जैसे ये इस रीजन में कंडक्शन करंट नहीं ट्रैवल कर सकता था, तो इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट ट्रैवल कर रहा है, और जैसे ही कंडक्शन करंट एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही कंडक्शन करंट एक्टिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वाला सो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वहीं पे आएगा जहां पे कंडक्शन नहीं आ सकता, तो वहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, काम कर जाएगा, बाकी जहां कंडक्शन आ सकता है वहां परेशान नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। एसी में कंडक्शन, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी, डीसी में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है 0 एंड सो इज कंडक्शन करंट। अगर मैं प्योर कैपेसिटर की बात करूं, अगर मैं कैपेसिटर और बैटरी की बात करूं, कैपेसिटर और बैटरी की बात करूं, ठीक है, और एसी में जो आपका कंडक्शन करंट होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, वो नॉन जीरो होगा, मतलब इक्वल होंगे, दोनों इक्वल तो होंगे, बट ये इनकी कोई वैल्यू होगी, लेट्स से 10 एम्पियर, नॉन जीरो वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। सर ये समझ में नहीं आया, डीसी में क्या हुआ? डीसी में समझ में नहीं आया, डीसी में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट 0 क्यों होता है? इसका रीजन क्या होता है ना, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है, फिर वो करंट बंद कर देता है। ऑब्वियसली यार आपने चीज नोटिस करी होती है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो करंट अपने अंदर और लेता ही नहीं है, वो करंट का फ्लो स्टॉप कर देता है, वो करंट का फ्लो स्टॉप करता है। जैसे मोबाइल्स करते हैं, मोबाइल 100% चार्ज हो जाते हैं, फिर वो करंट नहीं लेते हैं, जो अब लेटेस्ट मोबाइल्स हैं, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? एक बार चार्ज हो जाते हैं फिर वो करंट नहीं लेते अपने अंदर, बग गए, तो बेसिकली अब और चार्ज नहीं होते, अभी और चार्ज नहीं होते हैं ना, जो अच्छे मोबाइल्स हैं। तो वही चीज है कि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया फिर वो और करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। अब भाई कंडक्शन करंट जब फ्लो ही नहीं कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे? अब यहां से कोई मिला ही नहीं है, यहां से कोई सामान ही नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट छुट्टी पे है भैया, दोनों छुट्टी पे है। कंडक्शन करंट आया तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? तो डीसी में दोनों 0 होता है, whereas एसी में
दोनों ही नॉन। एसी में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अच्छा डीसी मतलब क्या होता है, बैटरी। डीसी का मतलब होता है बैटरी, ठीक है, डीसी का मतलब होता है बैटरी, याद रखना, डीसी का मतलब होता है बैटरी। वैसे ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है दोस्त, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पोलैरिटीज चेंज होती रहती है। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ेंगे, एसी करेंगे, एसी एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो वोल्टेज चेंज होता रहता है। जो वोल्टेज ही चेंज होता जा रहा है तो उसका चार्ज भी चेंज होता रहता है, कभी वोल्टेज ज्यादा कभी वोल्टेज कम, तो कैपेसिटर का भी वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज कम, ये सब होने लग जाता है, ये सब होने लग जाता है, ठीक है। तो एसी में डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, कंडक्शन करंट मिलेगा, बट बैटरी केस में, डीसी केस में जैसे चार्ज किया थोड़े से टाइम बाद, थोड़े से टाइम बाद क्या हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है, करंट खत्म हो जाएगा आपका किसमें, बैटरी केस में। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट ये न्यूमेरिकल है ही नहीं। देख, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at a rate of 3 volt per second। ठीक है, ठीक है, समझना मेरी बात, सुनना मेरी बात। क्या लिखा हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज बीइंग चार्ज बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट। क्या आपने चीज पकड़ पाए, पोटेंशियल इसका चेंज हो रहा है, जो बैटरी है, जो वोल्टेज है वो चेंजिंग है, वो 3 वोल्ट पर सेकेंड ये चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, वोल्टेज इसका चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज, जब भी कांस्टेंट वोल्टेज, जैसे डीसी, डीसी क्या आपका कांस्टेंट वोल्टेज है, डीसी क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज, जैसे बैटरी वो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। जब ये डीसी कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल प्रोवाइड किया 10 वोल्ट, कैपेसिटर भी हो जाएगा 10 वोल्ट, सेम पोटेंशियल चार्ज, अब वो करंट पास ही नहीं करवाएगा। तो आपको वोल्टेज सोर्स को चेंज होना बहुत जरूरी है, ताकि कैपेसिटर का चार्ज चेंज होता रहे, ठीक है, कैपेसिटर का चार्ज चेंज होता रहे, ठीक है। तो अब देखो, तो चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, तो मतलब आईडी और आईसी नॉन जीरो होंगे और बराबर तो होंगे, आईसी और आईडी बराबर तो होंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों ही बराबर होंगे और नॉन जीरो होंगे। तो पूछा है कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स में कंडक्शन करंट पूछा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बीच में जो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट है, कैपेसिटर के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो कंडक्शन करंट है वायर्स का, वो किसकी इक्वल होगा। पहला इसका आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं सी होगा, क्योंकि इक्वल होते हैं दोनों। देखो बीडी तो वैसे खत्म, बीडी तो वैसे खत्म, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट वैसे बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो बीसी तो वैसे खत्म। एसी में इसलिए खत्म, ए इसलिए खत्म क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट दोनों ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। आंसर किसका आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिकली इट वॉज नॉट अ न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल एक्चुअली था ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ओरली करना है। एक दो क्वेश्चंस और इसके ऊपर लेके आऊंगा, एक्चुअली एसी सर्किट से रिलेटेड ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगा, तो एसी सर्किट्स जो पढ़ेगा वही कर पाएगा। बाकी आपने ये हिंट ले ली है, आइडिया मिल गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। भैया मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना भाई, क्वालिटी स्पीक्स नामक है, अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पाया हूं मैं चक्कर में, ठीक है। चलो जी, ओके फिर रखता। अरे एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन रह गया था, आई एम रियली सॉरी। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ, ओ माय गॉड, falls on a non-reflecting surface at a normal incidence having surface area इतना, average energy received by surface during time span of 1 minute। भाई साहब ये कैसे करूं मैं, भाई साहब कैसे करेंगे यार, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है। देखो यार आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो समझना मेरी बात। इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। और आपने एक चीज नोटिस करी, आपको पता है कितने लोगों को पता है ये चीज, एनर्जी पर टाइम ये होता है पावर। एनर्जी होती है जूल्स, टाइम होता है सेकंड्स, एनर्जी अपॉन टाइम ये होती है पावर, एनर्जी अपॉन टाइम होती है पावर, पावर यूनिट होती है वॉट। तो इंटेंसिटी क्या होता है, वॉट पर एरिया, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर। इंटेंसिटी का क्या ऐसा यूनिट होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई क्या हो जाएगा, ये आई दे रखा है, बेसिकली ये आई दे रखा है। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, आई दे रखा है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज समझ लेना, एवरेज फ्लक्स भाई साहब खतरनाक वर्ड, जान मुझके इंटेंसिटी नहीं बोला है, आपको यूनिट से पहचानना था। तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20। एनर्जी पूछा है तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ये होता है एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड इन इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है 20 वॉट बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम क्या है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। ये कटा तो कितना आ जाएगा 400 इंटू 60 दैट इज 26, कितना हो जाएगा 6 24। इसे सही है, क्लियर है, आंसर हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा E बाई ए इंटू टी, ई बाई ए इंटू टी, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, तो 20 इंटू 20 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 24,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 24 इंटू 10⁻3, दिस विल बी आवर आंसर। तो बेसिकली देखो ये चीज वैसी ही बात है, जो इंटेंसिटी वाला अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा इसके ऊपर। पर ये आपको ये फॉर्मुला ज्यादा याद नहीं रहेंगे, एक बेसिक फॉर्मुला याद करना पड़ेगा, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये याद करना पड़ेगा। उसी से इधर उधर यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़ा अरेंज वरेंज करके ये फॉर्मुलेस बनते हैं, ये ऐसे ही करना होता है। हालांकि और क्वेश्चंस लूंगा, एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स लूंगा, 12 बजे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आ जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।